हम सभी ने ये पढ़ा है कि लाइट की स्पीड तक पहुंचना नामुमकिन है, पर क्या आपको पता है कि हम ऑलरेडी कई बार लाइट की स्पीड को टच कर चुके हैं, वो भी तब जब वी वर नॉट मूविंग एट ऑल। लेकिन कैसे? वेल, I'll let you know that in a bit, but फिलहाल आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद है जो लाइट के फोटॉन्स को भी रेस में पीछे पछाड़ सकते हैं, which will make you think कि क्या सच्ची में लाइट इज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल, या ये बस एक मिथ है। वेल, नासा के डॉक्टर डेविड बर्न्स तो यही मानते हैं और इसीलिए रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा इंजन डिजाइन करके पब्लिश किया जो लाइट स्पीड से दौड़ सकता है, एंड दैट टू बिना फ्यूल को बर्न करे। यानी हम लिटरली इससे अर्थ से चांद तक का सफर महज 1.3 सेकेंड्स में पूरा कर सकते हैं। बट हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आज के समय में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में सूरज को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। पर हुआ ये कि कई बार वीनस की ग्रेविटी की मदद से सूरज की ओर स्लिंग शॉट लेने के बावजूद भी ये मैनमेड फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट अब तक सिर्फ 3,30,000 माइल्स पर आवर यानी कि 5,32,000 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम रफ्तार तक ही पहुंच पाया। अब वैसे तो ये इतनी स्पीड है कि पार्कर 1 घंटे के अंदर पृथ्वी के 13 चक्कर मार लेगा, लेकिन लाइट स्पीड के सामने तो ये चाय कम पानी है। इट्स नॉट इवन 1% ऑफ लाइट स्पीड। सो आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी मैटर से बनी हुई चीज लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाती है? तो यार देखो, बिना शब्दों को घुमाए अगर इसका एक सीधा सरल जवाब देना हो तो आई वुड से हम इसीलिए लाइट स्पीड तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लाइट की स्पीड से मूव हो रहे हैं। एवरी प्लैनेट, एवरी एटम, एवरीथिंग। अब बिलीव नहीं हो रहा? पैरों तले जमीन खिसक गई, पर यही सच है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यूनिवर्स का स्पेस टाइम फैब्रिक बेसिकली 4 डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें 3 डिमेंशन स्पेस के होते हैं जहां पर आप राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे या आगे पीछे मूव कर सकते हो, और एक डिमेंशन होता है टाइम का। अब जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? वेल, उसका सिंपल मतलब होता है कि आपने कुछ डिस्टेंस या स्पेस कवर किया है और उसे करते वक्त कुछ समय भी आपका कटा है। यानी सिंपली पुट, इसमें स्पेस और टाइम दोनों डिमेंशन में आपका कुछ मूवमेंट हुआ है। पर आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैक्सिमम स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। अब क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस बेसिकली मीन्स जैसे जैसे आप स्पेस में तेजी से मूव करने लगोगे वैसे वैसे आपके लिए समय स्लो होता जाएगा, और जैसे जैसे आप अपनी मूवमेंट इन स्पेस को स्लो करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए टाइम तेज होने लगेगा, टेकिंग यू थ्रू द फास्टेस्ट टाइम व्हेन यू आर नॉट मूविंग एट ऑल। इसे अगर हम एक स्पेस वर्सेस टाइम के इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि द डॉटेड कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम स्पीड, और आपकी जो भी स्पीड की रीडिंग होगी वो इसी कर्व लाइन पर मूव करेगी। मतलब अगर आप कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हो तो आपका स्पेस कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और अब आप जो भी एक्सपीरियंस करने लगते हो वो बस टाइम होता है। इसी के विपरीत जब एक फोटोन अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है which is given by c, तो उसके लिए समय थम जाता है, और इसीलिए for a photon there is no time component. So now that you know कि इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट including you and me and even photons already एक ही मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है, तो फिर एक दूसरे को कैसे बीट करें? इट्स लाइक हम फोटॉन्स के साथ साथ ही दौड़ रहे हैं और फिर वो हमसे आगे होने का रोना रो रहे हैं। पर क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लाइट से भी फास्ट ट्रैवल करें? वेल, ऐसे कुछ पार्टिकल्स है जरूर जो आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं और लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर पाते हैं, मगर थोड़ी सी बस चीटिंग करके। मिसाल के तौर पर, नंबर 1, कुछ चीजें खुद तेज नहीं भागती बल्कि लाइट के स्लो होने का इंतजार करती है। जब आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों के सामने रखी तब उस थियरी से एक पोस्टुलेट सा बन गया जिसे कोई नकार नहीं सकता। ब्रह्मांड में हर चीज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लाइट स्पीड तक ही तेज जा सकती है, और उसमें भी उन पार्टिकल्स को मासलेस होना पड़ेगा, which is impossible for any matter। और इसीलिए हर मास से लेस चीज सिर्फ लाइट स्पीड के करीब तक ही पहुंच सकती है, उसे पछाड़ नहीं सकती। फॉर इंस्टेंस, लाइट की स्पीड होती है 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड,
लेकिन हम किसी प्रोटॉन को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से भी एक्सेलरेट करें, तब भी वो सिर्फ 29,97,92,455 मीटर्स पर सेकेंड तक ही पहुंच सकता है, which is still 3 meters per second below the light speed. Interesting, right? Well, interesting तो है, मगर ये आधी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आइंस्टाइन ने तो ये बताया ही नहीं कि all of this is only true in vacuum of purely empty space. अगर किसी भी तरह के डेंस मीडियम में से लाइट को ट्रैवल करना पड़ गया तो ये रूल पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि एयर, वाटर, ग्लास, एक्रेलिक एटसेट्रा जैसी कई चीजों से पास होते वक्त लाइट काफी बुरी तरीके से हार जाता है और कई ऑर्डिनरी चार्ज पार्टिकल्स उससे आगे निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स को रोकने के लिए इन पावर प्लांट्स के रिएक्टर्स के इर्द गिर्द पानी भरकर रखा जाता है और ये चार्ज पार्टिकल्स पानी से गुजरते वक्त उसके मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हुए जाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी ब्लू रंग के रूप में आसपास के एनवायरनमेंट पर रिलीज होने लगती है और चार्ज्ड पार्टिकल्स खुद स्लो हो जाते हैं। इसे शेरेनकोव लाइट रेडिएशंस भी कहा जाता है। बट डू यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर? पानी के वजह से स्लो होने के बावजूद भी ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अपनी ब्लू लाइट रेडिएशन से आगे दौड़ते हैं और इनकी ब्लू लाइट किसी रॉकेट के पीछे से निकलने वाली आग की तरह इन पार्टिकल्स के पीछे से निकलती नजर आती है, वो भी कोन के शेप में। बिकॉज लाइट पानी में महज 22,50,000 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से ही दौड़ पाता है, जबकि चार्ज पार्टिकल्स उससे कई ज्यादा तेज। हालांकि ये कारनामा सिर्फ हाईली चार्ज पार्टिकल्स ही कर सकते हैं। खैर, आफ्टर दीज चार्ज पार्टिकल्स वो दूसरी चीज जो लाइट से भी तेजी से किसी को कहीं पहुंचा सकती है, वो है नंबर 2, teleportation of quantum information through quantum entanglement. एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार इस ब्रह्मांड में ऐसे कई पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फिनिट दूरी होने के बावजूद भी एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि अगर आप एक के साथ छेड़खानी करो तो दूसरा पार्टिकल भी इफेक्ट होगा। मच लाइक अ फैक्स मशीन, जिसमें आप यहाँ टाइप करके कुछ भेजते हो और वो रिसीवर मशीन के पेपर पर छप जाता है। इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, जिसमें साइंटिस्टों को बस इतना करना होता है कि पहले एक पार्टिकल ए को लेना होता है और फिर उसे डेस्टिनेशन स्थान के एक पार्टिकल यानी कि पार्टिकल बी के साथ एंटेंगल या कनेक्ट करना होता है और फिर फाइनली अपने हर एक एटॉमिक पार्टिकल को पार्टिकल ए पर छाप देना होता है। ये आपको एक झटके में कहीं पे भी पहुंचा सकता है और फर्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस कितना भी हो। बेसिकली दिस विल मेक यू ट्रैवल मच फास्टर देन लाइट। इस मेथड में एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए आपको उसके हर एक सिंगल एटम की इंफॉर्मेशन को क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल्स पर कॉपी करना होगा, जिसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो आपका वो पार्टिकल हमेशा के लिए डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बट आई एम प्रीटी श्योर हम इससे भी डील कर लेंगे। एंड जस्ट इमेजिन फ्यूचर में अब यहाँ से किसी भी ग्रह में सीधा टेलीपोर्ट होके पहुंच सकते हो। नंबर 3, यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। पर एट द सेम टाइम हबल टेलीस्कोप से मिले डेटा से साइंटिस्ट ने यह भी ढूंढ निकाला है कि यूनिवर्स अप्रोक्सीमेटली 94 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। अब सवाल यह आता है कि ये हुआ कैसे? 13.7 बिलियन साल पहले बना यूनिवर्स ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? वो भी तब जब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड से तेज नहीं दौड़ सकता। इसका सीधा सीधा जवाब है एक्सपेंशन ऑफ स्पेस बिटवीन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इमेजिन यूनिवर्स एज अ लोफ ऑफ फ्रूटी ब्रेड, जिसमें सारे फ्रूट जेलीज गैलेक्सीज है और उनके बीच की जगह द एम्प्टी स्पेस। अब जब आप इस ब्रेड को बेक करोगे तो ब्रेड फूलने लगेगा और जेलीज के बीच की स्पेस इंक्रीज होने लगेगी, ना कि गैलेक्सीज खुद ट्रैवल करके। मतलब जेलीज तो अपने आप एक दूसरे से दूर ट्रैवल नहीं कर रहे, ब्रेड ही फूल रहा है, स्पेस फूल रहा है। और इसका मतलब ये हो गया, अगर हम स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करना सीख गए तो ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट would be definitely possible। और क्या साइंटिस्ट इसी के बेसिस पर नए आधुनिक इंजन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? Well, kind of। एक्चुअली नासा और दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट 2 तरह के टेक्निक्स पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें से पहला है द वार्प ड्राइव।
इस टेक्निक में साइंटिस्ट ने थियराइज किया है कि अगर हम स्पेस टाइम फैब्रिक में अपने स्पेसशिप के आगे के रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर दे और फिर उसके पीछे के रीजन को स्प्रेड आउट कर दे तो हम वर्चुअली लाइट स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। टेक्निकली इससे आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी का सिद्धांत भी वायलेट नहीं हो रहा है। We are not traveling through space faster than the speed of light. We are traveling with space faster than the speed of light. बस यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है। स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच करना कोई खाने का काम नहीं है। उसे जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच करने के लिए हमें एटलीस्ट प्लैनेट जुपिटर जितने भारी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो प्रेजेंटली सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसीलिए लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टेक्निक जो कंपैरेटिवली इजी हो सकता है। लाइक नंबर 2, नासा's हेलिकल इंजन। रिसेंटली नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड बर्न्स ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसी तेज तरार इंजन को सक्सेसफुली डिजाइन करने का दावा किया है जो लाइट स्पीड के ऑलमोस्ट 95.05% की रफ्तार से दौड़ सकती है, वो भी बिना किसी तरह के रॉकेट फ्यूल से। अगर हम एक वैक्यूम से भरे बॉक्स में किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करें तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट बॉक्स के एंड से टकराएगा वैसे वैसे बॉक्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के चलते ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी सिंपली पुट, बॉक्स बस आगे पीछे मूव करता रहेगा, जो है नो किसी को आगे ले जाने का एक आइडियल तरीका नहीं है। बट व्हाट इफ हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट स्पीड से एक्सेलरेट करें तो? क्योंकि लाइट स्पीड पर फिजिक्स भी तो थोड़ा अलग सा बिहेव करता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने लाइट स्पीड से एक्सेलरेट किया तो वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटली हैवी हो जाएगा और इसी हाई मास के साथ बॉक्स के एंड से जा टकराएगा। मीनिंग न्यूटन का लॉ ऑलमोस्ट उतनी ही जोर से बॉक्स को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा, बट देन क्योंकि टकराव के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ड्रास्टिकली खो देगा, इट विल रिटर्न बैक टू इट्स लेस मास स्टेट, जिससे रिटर्न जाकर बॉक्स के दूसरे एंड से टकराने पर भी वो बॉक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी एफिशिएंटली मूव नहीं कर पाएगा एंड द बॉक्स विल कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन। Isn't that interesting? Well, कुछ ऐसे ही काम करता है डॉक्टर बर्न्स का लाइट स्पीड हेलिकल इंजन। पर इतनी तेजी से अगर स्पेस में बढ़े तो इससे हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज इस स्पीड से अगर आप किसी भी मैटर को इवन टच भी कर दिए इतना बड़ा धमाका होगा कि उस कोलिजन में आपका स्पेसक्राफ्ट तुरंत नस्तानाबूद हो जाएगा। और क्योंकि आप ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ही खुद भाग रहे हो, तो अगर आप किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हो जो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स यूज करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो उन वेव्स की स्पीड भी तो आपसे कुछ खास ज्यादा नहीं होगी। और इसीलिए आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे कि आपके आगे खतरा है, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन वेव्स की ही स्पीड से तो आप आगे बढ़ रहे हो। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन क्या होगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना।